Hello everyone, very very good morning. Am I audible? Yes, sir. So let's start the class. Any doubt in the previous lecture? Anyone has any doubt? चलिए आप ट्राई करिए बच्चों कि आप जो पढ़ रहे हैं ना उसको क्लास में याद कर लें। ठीक है, मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना अगर अपना माइंड बताऊं तो आपको मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री क्लास के अंदर याद हो जाए। दैट विल बी द बेस्ट थिंग, राइट? कि आपको सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत हो और आपको सब कुछ समझ में आ जाए, राइट? तो कहानी की तरह हिस्ट्री पढ़ाना, क्योंकि हिस्ट्री का जैसे मैंने कहा पॉलिटी का तरीका अलग होता है, हिस्ट्री का तरीका अलग होता है, तो हिस्ट्री का एक अलग तरीका है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पढ़ते वक्त ही याद करें, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ और ऐसा आप करने की कोशिश करें। एक बार खुद की तरफ से ट्राई करना वो जरूरी होता है, राइट? तो हमने देखा था इंग्लिश वर्सेस डच हम पढ़ रहे थे, और बैटल ऑफ हुगली जब हुआ तो डच को बहुत मार पड़ी। और डच को मार पड़ने के बाद फिर डच ने ये डिसाइड कर लिया, डच ने कहा कि भाई साहब मैं अब इस मैटर में पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है। और आपको पता है बैटल ऑफ हुगली जो है थोड़ा सा लोकल भी हो गया था, बिकॉज दो इनके थर्ड पार्टी भी आ गई थी एक, दैट इज मीर जाफर वाज आल्सो देयर इन दैट वन। तो बैटल ऑफ हुगली के अंदर उनको जब मार पड़ेगी तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर डच के एम्बिशंस यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे बोलेगा भाई मैं तो ट्रेड करने आया था, कहाँ लड़ाई में फंस गया, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे अब हम नहीं आएंगे कि हम ये बोल देंगे ब्रिटिशर्स कि हम इंडोनेशिया नहीं आएंगे, और ये ऐसे बोल देंगे भैया हम क्या करेंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि दोनों डिसाइड कर लेंगे कि हम एक दूसरे के इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स बोलेंगे फिर तुम्हारे यहाँ पर जो फैक्ट्री है ये, है ना, तो फिर ये बोलेंगे "अरे यार ये फैक्ट्री वैक्ट्री तुम खरीद लो, ले लो, कुछ भी कर लो, पर हम क्या करेंगे, हम इंडोनेशिया में कंसंट्रेट कर रहे हैं और तुम यहाँ पर इंडिया में कंसंट्रेट करो। इंडोनेशिया में तुम नहीं आओगे, बोले इंडियन इंडोनेशिया में तो हम क्यों आएंगे, हम तो पहले से कमजोर हैं इंडोनेशिया में, तो हम यहाँ पर हम इंडिया नहीं आएंगे, ये बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि हम इंडोनेशिया नहीं आएंगे, राइट? ये किसी भी बालक ने कराया वो प्लीज हटा दे, ठीक है। जिसने भी कराया ना, ई ई बटन दबा दीजिएगा या फिर जैसा भी है उसको रब कर दीजिएगा, राइट ना। चलिए, तो आफ्टर prolonged warfare both the parties came to compromise in 1667 by which Britishers agreed to withdraw all their claims on the Indonesia। सारे जो claims हैं इंडोनेशिया पे वो withdraw कर लेंगे। And Dutch retire from the India to concentrate on their more profitable trade in the Indonesia। They monopolize the trade in black pepper and the spices। ठीक है, तो अब मोनोपलाइज होने लग जाएगा ट्रेड ब्लैक पेपर और स्पाइसेस का, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, सारी की सारी फैक्ट्रीज ये सोल्ड करके, इंग्लिश को सोल्ड करके ये चले जाएंगे, ठीक है। दे विल गो टू द व्हाट, ये चीज हटेगी नहीं क्या, एक्सटेंडर्स की वजह से? एक सेकंड ना, स्क्रीन पे कुछ लिखे ना आप प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट आप लोगों से। चलो, तो हम अब इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश को हम पढ़ेंगे, राइट। हम एक एक करके समझ रहे हैं, ठीक है। तो पुर्तगीज को हमने पढ़ा, डच को हमने पढ़ा, फिर ब्रिटिश को पढ़ेंगे, ठीक है। पुर्तगीज डच समझ में आ रहा है, पीडी पीडी अपन ने पढ़ लिया। अब उसके अंदर इंग्लिश मूवी डाली तो इंग्लिश को अपन पहले पढ़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स को अपन पढ़ रहे हैं पहले, राइट। और ब्रिटिशर्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमको आगे चलकर मॉडर्न हिस्ट्री को उसके अंदर ही बताया गया है। तो हमें ये एडवांटेज है कि हमें पता है कि आगे चलकर यही जीतने वाले हैं। जो जो स्ट्रगल हो रहा है सबके बीच में, पुर्तगीज के बीच में, डच के बीच में, इंग्लिश के बीच में, और फिर फ्रांस भी आ जाएगा फ्रांस के बीच में। डैनिश ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डैनिश का तो आए थे और चले गए, बस ऐसा ही है, राइट। तो इन सबके बीच में जो स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है, इन जो सबके बीच में स्ट्रगल हो रहा है, जीतना इसको ही है, ये हमें पता है। हिस्ट्री के अंदर ये है कि हमें पता है कि ये लड़ाई हो रही, तो जीतेगा इसमें कौन, ये हमको पता ही है, राइट। तो हिस्ट्री के अंदर ये हमको एक एडवांटेज है। क्या होगा आगे, दैट इज नॉट कि वो उसके अंदर हमको, ये कहानी के अंदर एंडिंग हमको पता है, मतलब, ठीक है। तो चलिए, तो हमने जैसे पॉलिटिक क्लास में पढ़ा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको एक चार्टर मिला था, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने, और उसके अंदर उनको कहा गया था कि एक्सक्लूसिव राइट देते हैं तुमको, जाओ और जाकर तुम क्या करो, ट्रेड करो, ठीक है। 15 साल के लिए तुमको करते हैं, और हर चार्टर से वो बढ़ाते जाते थे। और फिर इसके अंदर अपन ने ये चीजें पढ़ी थी, राइट। तो क्वीन एलिजाबेथ कह रही है कि आई एम गिविंग यू चार्टर, गो टू द ईस्ट एंड गो ट्रेड, ठीक है, एंड डू ट्रेड। ये अपन ने किसमें पढ़ा था, पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह का इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह से शेयर होल्डर्स से, फिर डायरेक्टर, फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने कहा था। फिर ये सब चीजें अपन ने किसके अंदर पढ़ी थी, पॉलिटी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी जो थी वो 24 मेंबर्स थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, जिनके अपॉइंट किए हुए सिविल सर्वेंट्स जो थे, सिविल सर्वेंट्स, वो यहाँ पर डे टू डे वर्क देखते थे। समझ में आ रहा है? ये अपन ने उसके अंदर पढ़ लिया था कि किस तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, सीधे मैं जो आ रहा हूँ वो कैप्टन हॉकिंस पे आ रहा हूँ कि कैप्टन हॉकिंस जो होते हैं
वो 1609 के अंदर 1609 के अंदर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब 1609 के आसपास जब ये आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आ तो गए थे 1608 के अंदर सूरत के अंदर, ठीक है। और सूरत के अंदर इनको पकड़ भी लिया गया था, किसके सारा, जो पौंडीचेरी, जो पुर्तगाल की नेवी थी उनके द्वारा पकड़ भी लिया गया था, किसी तरह से छूट कर पे जहांगीर के कोर्ट पे, जहांगीर जो आगरा के अंदर बैठते थे वहां पर आए थे, राइट। तो वो चीज कहानी है वो मैं आपको सिर्फ ऐसे वर्बली बता दूंगा, ठीक है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर ये कोर्ट के अंदर आते हैं, इसके जहांगीर के कोर्ट के अंदर, आगरा से, आगरा के अंदर जहांगीर बैठे होते हैं, जहांगीर के कोर्ट के अंदर आते हैं 1609 के अंदर, 1609 के अंदर। अब यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर आएंगे, तो कैप्टन हॉकिंस को पता था कि जहांगीर की एक कमजोरी है, ठीक है। ये पहले से स्टडी करके आते थे कि जहांगीर है ना, पेंटिंग के पीछे पागल रहता है, हर चीज में उसकी पेंटिंग कर देता है, वो हर चीज के अंदर पेंटिंग बना देता है, हर चीज। वो खुद भी पेंटर था और वो उसका शौक भी था कि हर इवेंट का पेंटिंग वेंटिंग हो अच्छे से, इस तरह से, और अपने अलग अलग पोज के अंदर खड़ा होकर वो पेंटिंग बनवाता था, राइट। तो ये पता था किसको, कैप्टन हॉकिंस को। तो कैप्टन हॉकिंस आएंगे जहांगीर के किसके अंदर, कोर्ट के अंदर, और जहांगीर के कोर्ट के अंदर आकर उनको परसुएट करेंगे। सबसे पहले उनको ये देखिए पेंटिंग देंगे कि भाई साहब आप पहले तो पेंटिंग देख लो, जिससे कि तुमको थोड़ा सा अच्छा लगे, फील गुड के लिए। तो सबसे पहले उनको पेंटिंग दी और उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमें सूरत के अंदर एक फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, वी वांट टू एस्टेब्लिश ए फैक्ट्री इन द सूरत। अब सूरत के ऊपर उस वक्त जो है ना, गुजरात के अंदर सूरत जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। क्यों लोकेशन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से ट्रेड अपन इजीली कर सकते हैं, यहाँ से अपन सेंट्रल एशिया के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो अरब कंट्रीज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारी जगह पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर जाने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पर सूरत के अंदर हम क्या करें, सूरत के अंदर हम फैक्ट्री खोलें, इस तरह से जहांगीर ने बोला। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे समझिए कि एक कोर्ट चल रहा है, अब ये देखो याद करने का तरीका बता रहे हैं कैसे। एक कोर्ट चल रहा है, इसको पिक्चराइजेशन करने की कोशिश करना। यहाँ बैठा है एम्परर जहांगीर, बादशाह, भारत का बादशाह, है ना, मुगल बादशाह एम्परर जहांगीर बैठा है, ठीक है। यहाँ पे है कैप्टन हॉकिंस और यहाँ पे इसके चेले चपाटे, ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं इसके कोर्ट के अंदर, पुर्तगीज, ठीक है। अब पुर्तगीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुर्तगीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुर्तगीज जो है ना, उनसे डरते हैं जहांगीर। क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो बादशाह है भारत के, नहीं। देखिए बादशाह होंगे भारत के, पर इनके पास उस वक्त नेवी नहीं थी, है ना, मुगल्स के पास कोई इतनी बड़ी नेवी नहीं थी, और इनके पास नेवी है। और उस टाइम जो नेवी है वो बादशाह है, असली बादशाह तो वो है। तो वैसे तो ये बादशाह थे, पर पुर्तगीज इनको थोड़े से दबा के रखते थे, राइट। तो उनको पुर्तगीज ने इनके कोर्ट के अंदर अपने लोग भी बिठा रखे, ठीक है, एक कंसेंसस के जैसे, ऐसे नहीं कि तुम क्या कर रहे हो वो पता करेंगे हम, ऐसे नहीं, आराम से कि भाई हम फ्रेंडली हैं इससे। और इन दोनों की दोस्ती भी अच्छी है, पुर्तगीज और जहांगीर की। अब यहाँ पे एक अलग बंदा आ रहा है कैप्टन हॉकिंस, और आके कह रहा है कि साहब मेरे को सूरत में फैक्ट्री खोलनी है, और इनको पता है कि ही इज द कंपिटिटर ऑफ द, कि ये हमारा कंपिटिटर है। तो इनका हुआ दिमाग खराब, ठीक है। तो एम्प्रर, अब ये कैप्टन हॉकिंस है ना, ये भी बहुत एक, अगर आप देखें मिलनसार आदमी, आते ही पेंटिंग दी तो फिदा हो गया इसके ऊपर, है ना। जहांगीर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, पहली मीटिंग से बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे, किससे, कैप्टन हॉकिंस से। तो इनको लग रहा है यार ये बादशाह वैसे पागल है, ये क्या कर देगा, ये पूरा का पूरा लौटा देगा इसके ऊपर, है ना। अब इसने पेंटिंग दे दी, अब ये सेंटी हो गया है, ठीक है। तो आते ही इसको, इनके जहांगीर को इतना ज्यादा प्रेम करते थे, वो इंग्लिश खान बोलते थे इनको, इंग्लिश खान, कि भाई तुम हो तो इंग्लिश पर तुम हो हमारी तरह ही, इंग्लिश खान, इस तरह से उनको प्यार से बोलते थे। खान साहब, बोले खान साहब बहुत बढ़िया पेंटिंग लाया यार, क्या चाहिए, बोले सूरत के अंदर फैक्ट्री यार खोल दो। पुर्तगीज वाले का दिमाग खराब हो जाएगा, अरे भाई एक पेंटिंग के कारण फैक्ट्री खुलवा दी, चलो चलो ठीक है सर मैं चलता हूँ, रुको, ठहरो। और ये पुर्तगीज वाले इसका विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, जहांगीर से बोलेंगे ओ साहब सुनो, अपन दोस्त हैं, दोस्त की तरह रहे, ठीक है। जहांगीर बोलेगा भाई मैं एम्परर हूँ, बोले अरे अपनी नेवी दिखाना इनको कितनी है, बोले जहांगीर बोले ओके, इट्स ओके, भाई वापस परमिशन ले लो, सूरत के अंदर फैक्ट्री यहाँ पर खोलने नहीं देते हैं। ये समझ में आ रहा है, ये चीज हो रहा है 1609 के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सूरत के अंदर, बिकॉज सूरत के ऊपर होल्ड अगर यहाँ पर ये करते नहीं है, ठीक है, अगर ये सूरत के ऊपर होल्ड नहीं करेंगे तो वापस से इनको बुला लिया जाएगा कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने कहा था कि कुछ सब्सटेंटिव करके आना होगा।
ठीक है, तो सब्सटेंटिव तुमको करना होगा, ये कैप्टन हॉकिंस को पता था। तो कैप्टन हॉकिंस ने कहा कि सूरत के अंदर कर दे। तूने कहा नहीं नहीं भाई, वो ठीक है होगा अपने गए, इंग्लिश खान मेरा दोस्त है तो अच्छा, ठीक है तेरी शक्ल सूरत भी मेरे को अच्छी लग रही है, पर सूरत के अंदर तेरी सूरत देखकर मैं सूरत के अंदर तेरे को फैक्ट्री के लिए नहीं बोल सकता, बिकॉज ये लोग है ना, ये लोग फिर मेरे को मारेंगे मिलके। इसको अब इसकी कमजोरी पता चल जाएगी, इसको पता चल जाएगा कि जहांगीर जो है इनसे डरता है, जहांगीर डरा हुआ है इनसे। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर अगर ये समझ में आ गया आप लोगों को, तो यहाँ पर आप देखें कि जहांगीर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द व्हाट कैप्टन हॉकिंस। बट जहांगीर इम्प्रेस होने के साथ साथ ये था, उसको डर भी था कहाँ पर, पुर्तगीज का, कि पुर्तगीज वाले उठ के मेरे को मार ना दे, इज्जत सारी मेरी मिट्टी में ना मिला दे। क्यों? क्योंकि क्यों, मेन रीजन ये था क्योंकि पुर्तगीज के पास बहुत बड़ी नेवी थी। अब जहांगीर को पता चल गया कि इन दोनों के बीच में इतनी अच्छी भी गहरी दोस्ती नहीं है, और ये मेरे से इम्प्रेस, सॉरी कैप्टन हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलते रहेंगे, है ना। और जहांगीर इतने इंस्पायर्ड होंगे कैप्टन हॉकिंस से कि वो, एक मनसबदारी सिस्टम चलता है यहाँ पे, है ना, मनसबदारी सिस्टम उस वक्त चलता था। मनसबदारी सिस्टम को अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो ऐसा समझो कि आज का आईएएस ऑफिसर प्लस मिलिट्री कमांडर, इनको एक एक ही पोस्ट हुआ करती थी, मनसबदार। ठीक है, ऐसा समझ लो, जो आईएएस ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, और मिलिट्री मनसबदार। तो आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अंदर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, जैसे हरभजन सिंह है, उसने अच्छा परफॉर्म, तो हरभजन सिंह को पंजाब की गवर्नमेंट ने डीएसपी बना दिया। अब ऐसा नहीं कि हरभजन सिंह ने क्रिकेट छोड़ के डीएसपी की नौकरी ज्वाइन कर ली है और बैठकर क्या कर रहे हैं, एक तरह से डीएसपी बन गए हैं और पूरा लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, है ना। बस एक तरह से क्या है, एक तरह से रेस्पेक्ट देना होता है। इसी तरह से मनसबदारी के अंदर कुछ जात होती है, जात, जात, जात मतलब, जात मतलब रैंकिंग। ठीक है, 10 जात से लेकर 5000 जात तक होती है। मतलब जिसका 10 जात है वो सबसे कमजोर, सबसे कम रैंकिंग है उसकी, और 5000 है उसकी सबसे ज्यादा रैंकिंग। तो जहांगीर इतने ज्यादा इंस्पायर थे इससे, कैप्टन हॉकिंस से, और कैप्टन हॉकिंस ने उनकी नब्ज दबा दी थी पेंटिंग वाली, प्लस उनका तरीका भी था इस तरह से बात करने का, कि वो इतने ज्यादा इंप्रेस थे, उन्होंने कहा कि हम इसको 400 जात तुमको देते हैं ना। इम्प्रेस, इसका मतलब ये नहीं कि मनसबदारी सिस्टम और ये सब चीजें दे दिया, नहीं। सुनना रहा है, जैसे हरभजन सिंह को डीएसपी बनाया पंजाब गवर्नमेंट ने, वैसे ही इन्होंने उसको 400 जात दे दी मनसबदारी से। तो ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं वो चीज आपको बढ़ा रहा हूँ। तो कैप्टन हॉकिंस समझ रहा है कि यार ये बंदा है ना हमारी साइड है, ठीक है, पर कैप्टन हॉकिंस ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा, बिकॉज ऑफ द व्हाट, बिकॉज ऑफ द पुर्तगीज जो होंगे ना, वो थोड़े से ज्यादा ही पावरफुल थे उसमें, है ना। तो अब यहाँ पर ये समझ में आता है आपको कि कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन अप्रैल 1609 सेल्फ, एंड जहांगीर कॉल्ड हिम इंग्लिश खान, इतने ज्यादा इंप्रेस थे उससे, ठीक है। वाज एबल टू परसुएड द एम्परर टू ग्रांट ए कमीशन फॉर ए इंग्लिश फैक्ट्री एट द सूरत, उन्होंने करा, बट अंडर द प्रेशर ऑफ पोर्तुगीज वायसराय द ग्रांट वाज विड्रॉन, एक बार दे दी गई है फिर विड्रॉन कर ली गई। अब इनको खोलना था सूरत के अंदर फैक्ट्री, अब इनका सूरत में तो हम नहीं कर खोल पा रहे, तो इन्होंने मसूलीपट्टनम के अंदर फैक्ट्री खोल ली। ठीक है, मसूलीपट्टनम के अंदर फैक्ट्री खोल ली, टेम्परेरी फैक्ट्री, कि भाई कुछ कुछ सामान आएगा तो वहां पर रख देंगे, पर हमको खोलनी तो इनको है 1611 में मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली, पर खोलनी तो इनको कहाँ थी, सूरत में। टेम्परेरी फैक्ट्री, टेम्परेरी फैक्ट्री है ना, फर्स्ट फैक्ट्री जो होगी परमानेंट फैक्ट्री वो तो सूरत में होगी, टेम्परेरी फैक्ट्री खोली है मसूलीपट्टनम के अंदर। अभी कैप्टन हॉकिंस ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। देन कम्स, अब यहां पर जो आएंगे ना, वो आएंगे कैप्टन थॉमस, कैप्टन थॉमस रॉय। कैप्टन थॉमस रॉय सबसे पहले बात करेंगे किससे, कैप्टन हॉकिंस से, कि भाई कमजोरी कमजोरी बता, तूने कुछ सीखा होगा उधर। बोले यार एक सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है उनकी, उसकी पेंटिंग, पेंटिंग तो मैंने दे दी, अब तू क्या देगा, बोले यार मैं बियर की बोतल ले जाऊंगा उसकी, है ना, लिटरली, है ना। तो बियर की बोतल ले जाएंगे, ठीक है, वो ले लेना, वो एक ही बात है, वो वैसे याद है। दूसरी चीज एक मैं तेरे को बताऊं, अंदर की बात, पुर्तगीज से वो डरे बैठे हैं भाई, पुर्तगीज से डरे बैठे हैं, और पुर्तगीज उनको दबा कर बैठे हैं, तुम्हें पता है, पुर्तगीज ने उनको दबा। एक्चुअल में क्या है कि वहां से, गुजरात का जो गवर्नर था, गवर्नर मतलब उसका आदमी, जहांगीर का आदमी, ठीक है, जहांगीर ने हर प्रोविंस के अंदर गवर्नर बिठा रखे अपने, ठीक है। जो जुगरा सरदार जो था गुजरात का, ठीक है, अब हम उसके अंदर नाम नहीं बता रहे, ठीक है, क्योंकि फिर तुम नाम, चलो बता देते हैं पर तुमको याद नहीं रखना, मिर्जा अजीम जो थे, ठीक है, उनको क्या करेगा, उनको ये
जो था उनको ये डर था, उनको ये डर इसलिए लगता था क्योंकि कहीं पे भी आते थे वो, है ना, सी के अंदर कहीं पे भी आते थे, ब्लू वाटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग पुर्तगीज कहते थे लाइसेंस दिखाओ। बोले यार तुम अलग ही, मतलब भारत के अंदर से निकले इतने में लाइसेंस दिखाओ। अब इन लोगों को जाना होता था मुगल्स को मक्का मदीना, और मक्का मदीना जाने के लिए इनको बीच में लाइसेंस, इनके बीच में पुर्तगीज वाले इनको जगह जगह लाइसेंस चेक करते थे। तो इनका होता था दिमाग खराब कि यार हम बादशाह हैं भारत के, और हम कहीं जा नहीं सकते, जाते हैं तो ये लाइसेंस देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने टोल टैक्स लगा रखा है यहाँ पे जबरदस्ती का। तो वो उनसे परेशान है, पर फिर भी दोस्त बना के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आदमी जो है वो क्या है, उसके पास बहुत तगड़ी निभी, इससे अगर लड़ाई करी ना तो चारों पूरा का पूरा कोस्ट जो है भारत का, उसके ऊपर अलग अलग जगह से बम बराए बरसाएगा। तो उनको इस तरह से, तो कैप्टन थॉमस रॉय को पहले ये पता है कि कैप्टन थॉमस रॉय, ठीक है, इनको पता है कि भाई पुर्तगीज जो है ना वो इनकी कमजोरी है। तो सबसे पहले आकर ये क्या करेंगे, ये 1612 के अंदर पुर्तगीज की नेवी को डिफीट कर देंगे इन द बैटल ऑफ स्वैली होल। बैटल ऑफ स्वैली होल, ये एक बैटल है 1612 का, याद रखना है। और स्वैली जो है जगह है गुजरात के अंदर ही, ठीक है, गुजरात के पास में एक जगह, गुजरात के अंदर एक जगह स्वैली, ठीक है। वहां पर क्या हुआ, वहां पर इस तरह से एक बैटल हुआ, और उस बैटल के अंदर थॉमस रॉय ने पुर्तगीज को हरा दिया। ओ माय गॉड। गवर्नर जो थे ना गुजरात के, ठीक है, उन्होंने फोन करा जहांगीर को, सर। बोले हाँ बोलो क्या कर रहे हो, पेंटिंग बना रहा हूँ। बोले, सर पेंटिंग ही बनाते रहते हो, बात सुनो एक बार। बोले क्या हुआ। सर वो पुर्तगीज, अपन डरते थे ना पुर्तगीज से, उनको एक गोरा सा आदमी आया उसने उड़ा दिया। बोले कौन, हॉकिंस? बोले नहीं सर, हॉकिंस तो चला गया। तो कौन? सर एक और आया कैप्टन थॉमस रॉय, थॉमस रॉय बेस्ट। और सर इतना बुरी तरह मारा है उसको बैटल, बैटल के अंदर, वो सब उधर से भाग गए। कौन सा? सर पौंडीचेरी वाले, वो पुर्तगाल वाले। जहांगीर बिकम वेरी मच इम्प्रेस, बोले अरे यार ऐसा भी होता है क्या। बोले ये तो और ज्यादा, मतलब हम तो अभी तक इनसे डर रहे थे, अब हमें दोस्ती करनी थी इनसे, पर हम डर रहे थे पुर्तगीज से, इसलिए हम दोस्ती नहीं कर रहे थे, और हमने सूरत के अंदर फैक्ट्री भी इनके अंदर नहीं खुलने दी। एक काम कर भाई, एक पुराना मेरा काम था वो कर दे, उनको परमिशन दे दे कि सूरत के अंदर फैक्ट्री खोल देंगे। और 1613 के अंदर सूरत के अंदर फैक्ट्री खुल जाती है। तो कभी पूछा जाता है फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया इज एस्टेब्लिश एट सूरत। कभी क्वेश्चन आता है फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री एस्टेब्लिश एट मसूलीपट्टनम 1600। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है कहानी? अब यार वो जहांगीर सोचेगा कि ये काम के बंदे हैं, इनके पास ये है, बोले यार इससे मेरी मीटिंग फिक्स करा यार गवर्नर, सरदार, है ना, सरदार मिर्जा, इससे मीटिंग फिक्स करा। सरदार मिर्जा बोलेगा ठीक है सर, मैं उसको बोल देता हूँ। ये बोला है कैप्टन थॉमस रॉय को, पहले तो जाके सरदार पैर पड़ जाएगा, बोले भाई तुम लोग बहुत मस्त आदमी हो, तुमने पुर्तगीज को हरा दिया, हमको ये क्या करते थे, ये मक्का मदीना तक नहीं जाने देते थे, है ना, यू आर द बेस्ट। बोले मेरे नाम में भी बेस्ट लगा हुआ है, थॉमस रॉय बेस्ट। बोले यार सही, पिताजी ने सही नाम रखा है तुम्हारा। बोले ठीक है, अब क्या करें, आपको है ना इनविटेशन दिया है किसने, हमारे महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। हो भाई ये यही तो चाहते थे। इन्होंने कहा आप बेर की बोतल काम आई। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप देखें कि एक, आप देखेंगे तो एक बिल्कुल लॉजिकली सब कुछ चल रहा है, ठीक है, कोई भी चीज रटने की नहीं है आपकी। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आए, कैप्टन हॉकिंस कुछ कर नहीं पाए, फिर कैप्टन थॉमस रॉय बेस्ट जो होंगे डिफीटेड पुर्तगीज इन व्हाट, इन बैटल ऑफ स्वैली होल इन 1612। इम्प्रेस्ड जहांगीर, और जहांगीर को इंप्रेस कर देंगे तो 1613 के अंदर फैक्ट्री खोल देंगे सूरत में, क्योंकि जहांगीर को लगे अब डर खत्म। तुमने मारा है, गवर्नर और सरदार ऑफ गुजरात जहांगीर को फोन करेगा, सर क्या कर रहे हैं। बोले पोज दे रहा हूँ पेंटिंग खिंचवाने के लिए, बम हाथ में, तलवार पे हाथ रख रखा है, क्या कर रहे हैं। बोले सर यही काम करते रहोगे कि, बात सुनो। थॉमस रॉय वेस्ट, तो उन्होंने कहा कि मेरे को मेरे कोर्ट में भेजो, और 1615 के अंदर थॉमस रॉय बेस्ट रीच द कोर्ट, उसके पास पूरी नॉलेज है, उसको पता है कि भाई ये जहांगीर जो है वो डरता है किससे, पुर्तगीज की नेवी से, पुर्तगीज की नेवी को मैंने हरा दिया, ये मेरे से इंप्रेस्ड है। ठीक है, और भाई अपना हॉकिंस आके इसका पेंटिंग वेंटिंग लेके आधा काम तो मेरा वैसे ही वो करके चला गया। ठीक है, तो अब जैसे जो होगा, ये आएंगे इसके अंदर, थॉमस रॉय आएंगे, तो थॉमस रॉय और इसकी मीटिंग होती है। ठीक है, थॉमस रॉय जहांगीर के कोर्ट के अंदर आते हैं, ये पिक्चर है, ये थॉमस रॉय है, और ये जहांगीर के कोर्ट के अंदर इसकी पेंटिंग में, पहले तो बोला कि रुक जाओ भाई खड़े रहो वहीं। बोले क्या पेंटिंग बन रही है। बोले यार ये अजीब आदमी है। ठीक है, तो फिर ये बोतल निकाल कर देते हैं, साहब ये लो बियर की बोतल, मस्त रहो।
तो बोलता और इंप्रेस हो जाता है, बोले ये अलग रंगीला आदमी है, ठीक है। अब क्या होगा, थॉमस रॉय बेस्ट को पता है कि ये जो है ना, ये हीरो बन रहा है इस गद्दी पे बैठकर, बट इसको भी मेरी जरूरत है और मेरे को इसकी जरूरत है। ये बंदा अगर मेरे को कह दे कि तू जा और जैसा ट्रेड करना है, राइट टू ट्रेड आपको दे देते हैं, तो आराम से ट्रेड कर पूरे मेरा एम्पायर के अंदर, तो मेरा तो काम बन जाएगा, है ना। पर अगर ये बंदा मेरे को ये कह देता है जहां जहां पर फैक्ट्री खोलनी है खोल ले, तो मेरा काम बन जाएगा। इसको पता है इसकी कमजोरी। पहले तो ये बहुत तहजीब से बात कर रहा था, और एम्पर देख ही नहीं रहा, इसकी तरफ इधर उधर देख रहा है। फिर सुनेगा, बोलेगा बात सुनो भाई, ऐसा नहीं है कि, देख लो कि हमको पता है कि तुमको डर लगता है किससे, पोर्तुगीज से। बोले अरे यार भरी सभा में ऐसे कैसे बोल रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इसको बोलेगा, देखो महाराज तुम्हारे पास कोई नेवी नहीं है, ये हमें पता है, और तुम पुर्तगीज से डरते हो। अब आप, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नेवी जो है ना, दैट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट दैट टाइम, मिडिवल के टाइम पर। तुम पुर्तगीज से डरते हो, हमें पता है। बोले अरे ऐसे थोड़ा ना खड़ा कहना होता है। फिर ये अपने पोज में आ जाएंगे, ठीक है ना, फिर ये अपने पोज के अंदर आया, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। बोले एक एक काम करो, ये पोज वोज हटाओ, पहले तो ढंग से बात करो, इंसानों की तरह बात करो, ठीक है। फिर ये आ जाएंगे नॉर्मली। अब इनको पता चल गया ना, इनको पता चल गया कि इनको अपनी कमजोरी पता है, कमजोरी पता है, तो बोले वाह बात तो तुम्हारी ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये कहेंगे मेरे पास एक प्लान है, क्या, कि ये प्लान है कि हम तुम्हारी वर्चुअल नेवी बन जाते हैं, है ना, हम तुम्हारी वर्चुअल नेवी बन जाते हैं, मतलब कि हमारी नेवी इज इक्वल टू तुम्हारी नेवी। बोले यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इसके लिए पर तुम, वो तो बहुत ही समझदार आदमी, ठीक है, पकड़ ले तो चीजों पर, करना क्या पड़ेगा तुम्हें? बिना इसके तो तुम कोई मानोगे नहीं, कुछ कुछ काम तो करवाना ही पड़ेगा। बोले हाँ काम है। बोले क्या? ये है राइट टू ट्रेड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्री। राइट टू ट्रेड दो कि भाई हम यहाँ पर आए, हमसे कोई पूछे नहीं, हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर, तुमको हम टैक्स वैक्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको राइट टू ट्रेड दो। फ्री ट्रेड नहीं बोला है, राइट टू ट्रेड बोला है, कि कोई हमसे पूछे कि भाई तुम कहाँ से आओ, हम नहीं करने देंगे। तुम अपने यहाँ पे ऐलान कर दो, और ऐलान करने के लिए एक फरमान जारी कर दो, और हम जहां पर फैक्ट्रीज खोलना चाहें हमको फैक्ट्रीज खोलने दो। जहां जाते हैं वहीं तुमको कि किसने बुलाया है, कहाँ से आए हो, क्या है, तो हमारे पास एक फरमान होगा, दिखाएंगे ना, तो सामने वाले गिग्गी बंद हो जाएगी, बोले अरे एम्पायर एम्पर के तरफ से फरमान आया, तो ये बोलते हैं ठीक है फरमान जारी किया जाए। समझ में आ रहा है किस तरह से? और इसलिए बैटल ऑफ स्वैली होल जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज उसने एस्टेब्लिश करवा दिया किसको, ब्रिटिशर्स को, किसके अंदर, इंडिया के अंदर। अगर मान लो बैटल ऑफ स्वैली होल हार जाते हो, सोच कर देखो, तो उनका हो सकता था कि ब्रिटिशर्स भारत के अंदर इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाते, और जो होता था पुर्तगाल भी थोड़ा बहुत ही एक्सपेंशन करता है, बिकॉज पुर्तगाल जो है आपको पता है, पुर्तगीज जो है ज्यादा दिमाग उनका लगता था कि भाई जीतने से पहले वो चर्च बना देते थे। तो समझो बात को, बैटल ऑफ स्वैली होल को हराने के बाद ये इस तरह की चीज हो जाएगी कि भाई हम तुम्हारी एक वर्चुअल आर्मी बन जाएंगे, ठीक है, वर्चुअल नेवी बन जाएंगे, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हमें राइट टू ट्रेड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज ये हमको दे दो। इनको ये चाहिए। तो यहां पर देखिए, थॉमस रॉय सिक्योर्ड एन अकॉर्ड by which English secured the right to trade and to establish factories in returning for becoming the virtual navy auxiliaries of empire। ये समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो मैं तुमको कनेक्ट करके बताता हूँ। ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया के अंदर, और ऐसे नहीं था कि इंडिया के अंदर ही आए थे, बहुत सारी जगह और लड़ रहे थे वो, ठीक है। मेन जो उनका था, उनका भी था इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया के अंदर सारी संभावनाएं खत्म कर दी थी, डच ने कहा कि ये हमारा है और वो तुम्हारा है, और इंडिया के अंदर इनकी संभावनाएं बन रही थी, ठीक है, कि इनके अंदर, इंडिया के अंदर डच वाला कंपटीशन तो इनको यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ रहा था। पुर्तगीज को ये हरा चुके थे एक बैटल के अंदर। समझ में आ रहा है? पुर्तगीज को एक बैटल के अंदर ही हरा चुके थे। यहाँ के एम्परर इनसे सेटिंग हो चुकी थी, तो इनको पता चल गया कि भैया अब वर्ल्ड के अंदर हमारा जो ठिकाना है ना, जो मेन ठिकाना है वो इंडिया ही है। यहां पर हमको क्या करना चाहिए, यहां पर हमारा लेवल पूरा क्लियर हो चुका है, अब यहां पर हमको क्या करना चाहिए, हमें यहां पर एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। इधर उधर हाथ पैर मारने की बजाय इंडिया के ऊपर फोकस करो। ये ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि उनका जो पॉलिटिकल थिएटर रहेगा, वो कहा क्या रहेगा, वो इंडिया रहेगा एशिया के अंदर तो कम से कम। इसलिए बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अभी किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। तो देखो दिस सक्सेस, ये सक्सेस हुआ, ठीक है, प्लस इंडिया का, इंग्लैंड का एक्सक्लूजन फ्रॉम द इंडोनेशिया, कि इंडोनेशिया के अंदर ये था ना, मैंने कहा था कि भाई तुम अपनी जगह रहोगे, तुम अपनी जगह रहोगे,
ठीक है, ये डच और इनके बीच में वो हो गया था कि हाँ हम इंडोनेशिया नहीं आएंगे और हम इंडिया नहीं आएंगे। तो ये जो इंडोनेशिया के अंदर इनके एम्बिशंस खत्म हो गए थे, प्लस इनको यहाँ पर सफलता मिल रही थी, और सफलता मिल रही थी और गजब की सफलता मिल रही थी। तो ये क्या करेंगे, ये सोच लेंगे कि भाई इंडिया के अंदर इनको रहना है, और इंडिया के अंदर रहकर हम क्या करेंगे, इंडिया के अंदर रहकर हम यहाँ पर डायमेंशंस अपनी खोजेंगे, और उसके बाद फिर हम इंडिया के अंदर ही कॉलोनी बनाकर, ठीक है, स्टोरी की तरह याद रखना बिल्कुल। देखो ये इमेजेस डालना, इनमें मेहनत लगती है, पर इससे एक बार में ही तुम्हें याद हो जाएगा, है ना। वर्बली बोलने से याद नहीं हो पाएगा, तो इनसे तो एक बार में तुमको याद हो जाएगा। समझो चीज को, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मेहनत है हमारी, बस उसके बाद तुमको एक बार ही पढ़ना है ना तुमको, तो बस फिर रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद चीजें आ जाएंगी, अगर तुमने क्लास के अंदर पूरा अटेंटिव होके पढ़ा है। दैट्स वाई लाइव क्लास ही अटेंड करना बच्चों, है ना। लाइव क्लास अटेंड करना और अटेंटिव होकर पढ़ना कि हाँ भाई ये 1.5 घंटा हम क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी अटेंशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मैं वही चीजें आपको बढ़ा रहा हूँ जो कि आपके लिए पिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। और फिर भी ये बहुत डिटेल्ड है, आपने कहीं और से भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरा तो ये है, एक मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस रहता है कि यहाँ पे वो बच्चे बैठे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों लाखों रुपए देकर यहाँ पे पढ़े हैं, और उन्होंने ये चीज पढ़ी नहीं है। उनको पता है कि भाई कंटेंट तो अच्छा है, ठीक है, कंटेंट टेस्टिफाई हो रहा है मेरा, पता है मेरे को, क्योंकि हम भी उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और हमको भी देखो, टीचर का एक ये होता है कि भाई टीचर की नॉलेज होती है, उसको कितनी नॉलेज शेयर करनी है, उसके ऊपर वो दबाव आ जाता है, तब वो नॉलेज नहीं निकाल पाता अपनी, है ना। तो यहाँ तो अपने पास क्या है, यहाँ तो अपने पास, और इनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार, और इनमें से ही क्वेश्चन बनाकर मैं तुमको दूंगा, समझ आ रहा है? तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, मतलब ये समझो कि अगर तुम इसको अच्छे से कर लोगे, ये कोर्स तुम्हारे लिए बेस्ट है, और यही चीज मेंस के अंदर आ जाएगी तुम्हारी, आंसर राइटिंग कर लेना उसके ऊपर, ठीक है। तो तुमको बोला गया है सिर्फ प्रीलिम्स का बैच, आपको भी पता चल गया होगा अभी, मेंस का भी, मेंस प्रीलिम्स प्लस मेंस भी इतना नहीं पढ़ाते हैं लोग, ठीक है। चलिए वट एवर, 1611 के अंदर मसूलीपट्टनम के अंदर फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, बट ये टेम्परेरी फैक्ट्री थी। सूरत के अंदर फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे 1613 के अंदर, आफ्टर द डिफीट ऑफ व्हाट, पुर्तगीज, पुर्तगीज के डिफीट होगा, अगर वो डिफीट नहीं होता तो सूरत के अंदर फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहां के जो राजा थे वो डरे हुए थे, जहांगीर डरे हुए थे। 1633 के अंदर बेलासोर के अंदर ये फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसके बीच में छोटी छोटी फैक्ट्रीज ये स्टार्ट कर रखे। 1639 के अंदर ये मद्रास के अंदर फैक्ट्री बनाता है। 1652 के अंदर हुगली के अंदर फैक्ट्री बनाता है। 1668 के अंदर बॉम्बे के अंदर फैक्ट्री बना रहे हैं। 1690 के अंदर कैलकाटा के अंदर फैक्ट्री बना रहे हैं। बेलासोर इन उड़ीसा, ठीक है। और ये सब जगह तो आपको पता ही है, बंगाल, ठीक है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। अब ये बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जो है ना, वो इनको भा जाता है, क्योंकि मद्रास जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम देखें मद्रास जो है, आज का मद्रास जो अपन बोलते हैं वो नहीं है। मद्रास मतलब बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज का मतलब क्या है, मद्रास के अंदर बहुत सारी चीज आ गया, आंध्र प्रदेश से लेकर, केरला से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, तेलंगाना से लेकर, उड़ीसा से लेकर लक्षद्वीप तक का, उस एरिया को हम मद्रास बोल रहे हैं। और यहाँ पे पोर्ट ही पोर्ट है भाई, यहाँ पे पोर्ट ही पोर्ट है, और उस वक्त नेवी इंपॉर्टेंट रहती है, और ट्रेड जो होता है वो नेवी से हो रहा है, और पोर्ट होंगे, अगर पोर्ट पे कब्जा है, मद्रास के ऊपर कब्जा है, तो बिल्कुल मस्त काम है। दूसरा बॉम्बे, बॉम्बे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बॉम्बे के इधर नेचुरल पोर्ट है, बॉम्बे में नेचुरल पोर्ट, समझ आ रहा है कि हमारा जो है इंडिया का, भारत का जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब तुमको समझाएंगे। अलाइनमेंट ही ऐसा है कि बॉम्बे के अंदर नेचुरल पोर्ट बन गया। नेचुरल पोर्ट मतलब कि अगर पानी के नीचे उतरोगे तो तुम नीचे नहीं गिर जाओगे, आगे तक उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर फिर वो पानी है। ये क्यों है, ये अपन ज्योग्राफी के अंदर समझेंगे। समझ में आ रहा है। कैलकट्टा, कैलकट्टा वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट दैट टाइम कैलकट्टा वाज बंगाल, मैंने आपको बताया था बंगाल के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहे थे, रिफॉर्म चल रहे थे, तो बहुत ही रिच प्रोविंस बनता जा रहा था। अभी यहाँ पर गए सर, इतनी जगह फैक्ट्री खोल रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है इनको। अरे भाई इनके पास फरमान रहते थे, और ये फैक्ट्री है कि ऐसे नहीं कि अंधाधुंध कहीं पे भी फैक्ट्री खोल देता है, जगह देख देख के फैक्ट्री खोल रहे हैं। दिखा दे फरमान, देख तेरे राजा का, देख साइन पढ़ एक बार, किसका लिख रखा है, और भाई साहब जहांगीर का है ये तो, अरे चलो आ जाओ फैक्ट्री खोल लो। समझ में आ रहा है? तो 757 के अंदर, 757 के अंदर, 56 के अंदर जब सिराजुद्दौला इनको अपोज करेंगे फैक्ट्री खोलने का, तो ये कहेंगे तुमको क्या दिक्कत हो रही है फैक्ट्री खोलने का। तो सिराजुद्दौला बोलेगा भाई ठीक है, तुम्हारा जहांगीर का, तुम्हारा फरमान तुम्हारे पास है, पर फैक्ट्री खोलने का है ना, तुम फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर सामान रखो, तुम ये असला बारूद क्यों रख रहे हो।
फैक्ट्री तो बंद करनी पड़ेगी तुमको, ये फोर्टिफिकेशन बंद करना पड़ेगा, ये फोर्टिफिकेशन हटाओ, हम चेक करेंगे अंदर जाके फैक्ट्री के। उसने कहा फोर्टिफिकेशन नहीं हटाऊंगा, और फिर वहां से तो फैक्ट्री खोलने की उनको आजादी है, पर फैक्ट्री के आगे पीछे किलाबंदी कर रहे हो तुम, इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है अंदर फैक्ट्री के अंदर। किसी को घुसने नहीं दे रहे हो, एक एरिया खुद का ही बना लिया है, तो मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ करो। अब ये तीन चीजें इनको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही ज्यादा पसंद। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, तीनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, और इसलिए ये तीनों के अंदर ये अपनी बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसीज यहाँ पर बनाने लगे हैं। ठीक है, और अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे करने लगे हैं। कुछ भी दिक्कत होती है, जहांगीर का फरमान दिखा देते थे, काम इनका बन रहा था। समझ में आ रहा है? तो किस तरह से नब्स पकड़कर, किस तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल लेना, पुर्तगीज को हटा के किस तरह से ब्रिटेन ने रिप्लेस करा, यही दर्शाता है कि ब्रिटेन आगे जाने वाले समय में बहुत तगड़ा वाला रूल करने वाला है भारत के ऊपर। समझ में आ रहा है? अब इस चीज को तुम लिंक कर लो किससे, इंडियन पॉलिटिक्स से। ठीक है, जो भी अपन ने पढ़ा था उसके अंदर पूरा ही डायमेंशन पढ़ के फिर अपन चले थे। समझ में आ रहा है? तो इंडियन पॉलिटी से लिंक करके अब देखो, अब इंटरलिंकिंग समझो यहां से, कि अगर तुम इंडियन पॉलिटी तुम डायरेक्टली में तुमको रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ा था, जैसे लक्ष्मीकांत के अंदर दे रखा है, तो कुछ समझ में नहीं आता। इनका पूरा स्ट्रक्चर समझाया मैंने आपको ये बताया कि भाई इस तरह से तीन प्रोविंसेस थी, तो तीन प्रेसिडेंसीज यहाँ पर क्यों थी, समझ में आ गया। इससे पहले क्या क्या इन्होंने खेला खेला, आते ही थोड़ा ना बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता लगा देंगे, वो अपन स्ट्रीम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था। तो वो अपन इसके अंदर इस तरह से पढ़ रहे हैं, तो उसको लिंक करते रहो, है ना। तुम्हारे दिमाग में आओगे भाई ये क्या है, भाई सर ब्रिटिशर्स आए एकदम से यहाँ पर आके कर गए, कोई और पावर थी कि नहीं थी, वो सब चीजें फिर अपन ने कहा था हिस्ट्री के अंदर पढ़ी। और यहाँ पर इन्होंने अपने अपने एक गवर्नर बैठा दिया। क्यों? क्योंकि इनको सपोर्ट है मुगल एम्पायर। ठीक है, इस तरह के काम करेंगे। और यहाँ पर ये अपना ये चलाएंगे गवर्नर, गवर्नर के नीचे डिप्टी गवर्नर, जो मैंने आपको वहां पे, फिर ट्रेडर्स, फैक्टर्स और फिर राइटर्स। इस तरह से इनका क्या चलेगा, इसका इनका एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से चलेगा। और वो शेयर होल्डर्स जो है, वो जो है अपना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या कर रहे हैं, वो ही इन सबको देख रहे हैं, उनका कहना ये सब लोग मान रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस तरह से डे टू डे अफेयर चलेंगे। अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी, पर आप सोच रहे हो कि हम फैंटम बन जाए, है ना, बिना इसके कि रट के फैंटम बन जाए हिस्ट्री के अंदर, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। एक पूरा का पूरा लिंक तो आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आप यहां तक आपको समझ में आ गया। अब भाई 18 सेंचुरी के अंदर क्या होता है, 18 सेंचुरी आते आते एक चीज होने लग जाएंगी, ठीक है, 18 सेंचुरी के अंदर, कि मुगल एम्पायर जो होगा डिक्लाइन करने लग जाएगा। अब वहां पे 1707 के अंदर डेथ होती है औरंगजेब की, और औरंगजेब की डेथ होने के बाद ये पंजाब, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर बोलेंगे भैया हम इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि इनके मन में लड्डू फूट जाएगा। जो यहाँ पे सूबेदार बैठे थे मुगल एम्पायर के, वो बगावत करने पे आ गए। ये अभी अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, इसके लिए अभी समय बाकी है। और फिर एक एक चीज पढ़ेंगे, पंजाब में किस तरह, बंगाल में, हैदराबाद में, मैसूर में किस तरह से हुआ, ये आपको बहुत अच्छा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, पर ये आने वाले समय में। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? एनी डाउट इन दिस वन? अब यहां तक बताओ, और यहां तक एक बार क्या करो, यहां तक तुम एक बार दिमाग के अंदर घुमा लो चीजों को, ठीक है। या फिर एक चीज और पढ़ा देता हूँ, ये जल्दी से डेनिस पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये डेनमार्क के लोग हैं। इनकी एंट्री 1618 के अंदर आई थी। इंपॉर्टेंट लोकेशन ये है इसकी, फर्स्ट फैक्ट्री श्रीरामपुर के अंदर खुली, कलकत्ता के अंदर। फिर उनको यहाँ पर रास नहीं आया, तो इन्होंने सारी फैक्ट्रीज ब्रिटिशर्स को बेचकर, ज्यादा ही कुछ करते नहीं थे, सारी फैक्ट्रीज ब्रिटिशर्स को बेचकर 1845 के अंदर ही चले गए। तो इनका तो कुछ ऐसे, डेनिश का तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। अब क्या करो, एक काम करो कि ये सब चीजें ना अभी 2 मिनट का या फिर 3 मिनट का टाइम लो, ठीक है, 3 मिनट्स का टाइम लो। और 3 मिनट्स के अंदर सब चीजें, कहीं जाना मत अभी, ऐसे नहीं कि भाई चले गए बाद में चल जाना कहीं जाना है, जो अभी 3 मिनट्स के अंदर ये सारा का सारा रिवाइज करो। यस, अभिषेक प्लीज। सर ये जो बैटल ऑफ ट्रॉली होल हुई थी उसके बाद क्या पोर्तुगीज मतलब चले गए या उन्होंने इंटरफेयर करने बंद कर दिया इंडिया पोर्तुगीज कमजोर हो गए, पोर्तुगीज ने अपना जो एरिया है वो पौंडीचेरी के अंदर एस्टेब्लिश कर लिया। पोर्तुगीज जो होंगे पौंडीचेरी के अंदर में? एस्टेब्लिश होकर रह जाएंगे, सॉरी, पोर्तुगीज जो होंगे ना वो अपने गोवा। कुछ कुछ एरिया के अंदर, गोवा के अंदर एस्टेब्लिश करके रह जाएंगे अपने, है ना अभिषेक। ठीक है सर। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 3 मिनट्स, 3 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, और 3 मिनट्स के बाद अपन आएंगे। तो 3 मिनट के अंदर अपने दिमाग के अंदर जो होंगे ना, दिमाग के अंदर वो चीजें रिवाइज करते रहो, ठीक है।
हम्म। ठीक है, चलिए। तो लेट स्टार्ट। अब जो होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद जो आते हैं, पेन ड्राइव के अंदर इंग्लिश मूवी डाली, फ्रेंच फ्राइज के साथ खाली, फ्रेंच फ्राइज। अब ये जो है ना फ्रेंच फ्राइज, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये अच्छा एक सबसे तगड़ा जो फाइट देंगे इंग्लिश को, ये देंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं एंट्री ऑफ फ्रेंच इनटू इंडिया, ये अपन इसके अंदर समझ रहे हैं। पर पहले से ये समझो कि ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस जो है ये यूरोप के अंदर है। तो यूरोप के अंदर भी इनके बीच में क्या चलता रहता था? टसल चलता रहता था। ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यूरोप के अंदर भी इनके बीच में टसल चलता रहा है, ये हजारों साल से लड़ते हुए आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? और ये हमेशा यहाँ पर, यहाँ तो लड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे यहाँ पर। और यहाँ पे इंडिया में इंग्लिश वाले रहते थे ना, जब जब ये कहते थे अरे भाई आज उससे फ्रांस से लड़ाई हो गई, मेरे पापा उधर लड़ रहे हैं, और फिर इस तरह से, है ना। यहाँ पे इंडिया के अंदर भी ये आए नहीं। अब एक शाम क्या होता है कि ये फ्रांस वाले बोलते हैं कि साहब, इनकी गवर्नमेंट से बोलते हैं कि गवर्नमेंट, आपको पता है तुमसे अच्छे तो ब्रिटेन वाले हैं, उन्होंने अपनी कंपनी को क्या भेज रखा है, आराम से इंडिया के अंदर भेज रखा है, और वहां वो खूब पैसा कमा रहे हैं, और वही पैसा ये यूज करते हैं हमारे खिलाफ वार के अंदर। हमें भी कॉलोनी फॉर्म करनी चाहिए, हमें भी ये करना चाहिए। तो 1664 के अंदर क्या होता है, यहाँ के जो किंग होते हैं, फ्रांस के किंग, वो इनको वैसा ही चार्टर देते हैं जैसा कि ब्रिटेन ने दिया हुआ है। कंपटीशन बराबर का होना चाहिए। ब्रिटेन ने जो चार्टर दिया है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, और वहां पे आप एक एक कंपनी होती है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको कहते हैं कि तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, एक्सक्लूसिव राइट है, एक्सक्लूसिव मोनोपोली है कि तुम ही जाकर वहां पर इंडिया के अंदर स्टेब्लिशमेंट करोगे। ठीक है, बोलता है ठीक है सर, थैंक यू सो मच। 1664 के अंदर फ्रांस ईस्ट इंडिया, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वैसे ही फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, भारत के अंदर अपने कदम रखती है। ठीक है, तो 1664 गॉट मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम द किंग ऑफ फ्रांस। 1667 के अंदर सेट अप फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर मान लो कि इस तरह से है कि जाके सूरत के अंदर फैक्ट्री खोल देंगे, वो परमिशन ले लेंगे मुगल एम्परर से और इनसे। ठीक है, वो थोड़े विरोध करेंगे, पर फिर भी फ्रांस वाले जो होंगे अपने क्या कर देंगे, मतलब इंग्लिश वाले जो होंगे वो थोड़ा विरोध करेंगे, पर उनको कहेंगे भाई तुम भी करो आराम से काम अपना, और ये भी करेंगे, तुम फालतू में परेशान क्यों रहो, है ना। तो इंग्लिश वाले यहाँ पर बैठे सूरत के अंदर, और बगल में ही यहाँ पर फैक्ट्री खुल जाएगी फ्रांस वालों की, और जानी दुश्मन, समझ मारा। और 1667 के अंदर ही सूरत के अंदर फैक्ट्री खोल देंगे भारत के अंदर। बहुत ही डिसिप्लिन टाइप के लोग फ्रांस वाले, मुगल एम्परर्स जो थे उन्होंने उनको परमिशन दे दी। ठीक है, और बहुत ही उन्होंने कहा कि हम अपना जो आप कहोगे ना वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। तो उन्होंने सोचा मुगल एम्परर ने कि भाई दबाव बनाना नहीं चाहिए, ब्रिटेन वाले भी पुर्तगीज की तरह होते जा रहे हैं, इनके ऊपर दबाव बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ब्रिटेन जो था उसके बगल में एक फ्रांस ने कर दी। तो ऐसा है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैकडोनल्ड्स वाले ने नई नई दुकान खोली अपने, उसके ठीक बगल में केएफसी वाले ने भी खोल दी, तो इसको बुरा लगेगा ना। इसी तरह से इंग्लिश, और ये तो दोनों लड़ाई भी करते हुए आ रहे हैं, ये पहले अपने घरों में लड़ते थे, अब भारत के अंदर आकर इन्होंने कहा कि यार ये कंपटीशन और एस्टेब्लिश हो। फिर थोड़ी देर में इनको पता चला कि अरे इन्होंने तो कलकत्ता में भी खोल दिया एक, चंदौड़ नगर के अंदर, है ना, वहां पे भी उन्होंने, फ्रांस ने एस्टेब्लिश कर दी अपनी फैक्ट्री फ्रांस में। फिर धीरे धीरे पता चला इनको, अरे ये तो पौंडीचेरी के अंदर भी चले गए, और पौंडीचेरी के अंदर जाकर सेटलमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से ये धीरे धीरे जा रहे हैं। अब पौंडीचेरी के अंदर जब ये जाएंगे तो इनको क्या होगा, इनको दिक्कत आएगी, इनको दिक्कत आएगी ब्रिटिश को, क्योंकि वो एरिया जो है वो मद्रास के अंदर आ रहा है ना। और मद्रास जो है, ठीक है, उस टाइम का जो मद्रास है दैट इज वेरी वेरी बिग, उसके अंदर ये सारी चीजें आने, ये सारी चीजें केरला से लेकर अगर आप देखेंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना से लेकर
उड़ीसा का कुछ पार्ट, तमिलनाडु पूरा, ठीक है, तमिलनाडु का कुछ पार्ट, कर्नाटका, ये सारा का सारा एरिया इसके अंदर आ रहा है। और फ्रांस यहाँ पर इन पोर्ट्स के ऊपर क्या करने लग जाएगी, फ्रांस की इन पोर्ट के ऊपर फैक्ट्रीज खोलने लग जाएगी। इनको लगेगा भाई ये ठीक है, यहाँ तक ठीक था, सूरत में ठीक है, हम संभाल लेंगे सूरत, बंगाल में भी ठीक है, पर यार मद्रास को हम फोकस्ड है, हम मद्रास के ऊपर, हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट अपना बनाना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, यहां इन्होंने कर दी ये। भाई ये बात हजम नहीं होगी। और वैसे ही जानी दुश्मन है हमारे। और ये देखना आप कुछ गड़बड़ करेंगे भाई, अभी तक तो ठीक चल रहा था, हमने सबको सेटलमेंट यहाँ पे कर दिए थे, ये कहाँ से आ गए, इनके ना, इनके दिलों में आग लग गई, इनके सांप लौट गए इनकी छाती पे, ठीक है, कि यार ये लोग तो इतना कर रहे हैं, हम क्या करें। तो देखो चंदौड़ नगर कलकत्ता के अंदर ये करेंगे, फिर आप देखेंगे यानोन के अंदर, ठीक है, पौंडीचेरी के अंदर तो एस्टेब्लिशमेंट कर ही देंगे, कारिकल के अंदर और माही के अंदर। समझ में आ रहा है, तो माही, कारिकल, पांडिचेरी और यानोन, ठीक है, यहाँ सब जाकर यहाँ पर अपना सेटलमेंट ये स्टार्ट करने लग जाएंगे। और इनको डर लग रहा है, यहाँ से तो बहुत डर लग रहा है कि भाई ये वाला एरिया तो बहुत तगड़ा लड़ जाएगा। क्योंकि ये सब रीजन है ना कार्नेटिक के अंदर आ रहे हैं। मद्रास के अंदर एक प्रोविंस, मद्रास के अंदर बड़ा प्रोविंस है कार्नेटिक, कार्नेटिक के अंदर आ रहे हैं ये सब। और वो उससे डर रहा है कि यार यहाँ पर हमको तो यहीं पे करना था। तो अब ये डर बनेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये डर जो होगा वो लड़ाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब जो हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाला है, देखो जो चीज डिटेल में पढ़नी है वो डिटेल में पढ़नी है ना, सीधी सी बात है। और जो चीज छोटी पढ़नी है वो छोटी पढ़नी है। ठीक है, अभी तक हम बैटल पढ़े हैं वो बिल्कुल शॉर्ट में, किसके बीच में बैटल हुआ है, कौन हारा है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर थे, और सालों से लड़ते रहे, 7-7 साल तक लड़े हैं, 7 ईयर वार। ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कार्नेटिक वार। तो सबसे पहले आप ये समझो कि हमको 3 कार्नेटिक वार अब यहाँ से पढ़ने हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार और थर्ड कार्नेटिक वार। और उनका पहले, सबसे पहले तो आप ये याद कर लो, 746 से 748, 749 754, और थर्ड कार्नेटिक 756 से 763, 1763। ये 3 चीजें हैं जो हमको पढ़ना है। 3 बार युद्ध हुआ है, यहाँ तो 1 साल के भीतर भीतर वापस युद्ध हो गए, यहाँ पे 2 साल के भीतर भीतर वापस युद्ध हो गए, ऐसे याद कर लो। पहले कार्नेटिक वार के अंदर, सेकंड कार्नेटिक वार, थर्ड कार्नेटिक वार, इस तरह से। अभी देखो ये क्या है, ब्रिटेन और किसके बीच में वार हो रहा है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वार हो रहा है। कहाँ हो रहा है, भारत की भूमि के अंदर। भारत की भूमि के अंदर एक एरिया है कार्नेटिक, वहां पर हो रहा है। दिखाओ आपको मैप के अंदर, देखिए ये एरिया जो है ये कार्नेटिक है, ये एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, दिस इज कार्नेटिक एरिया। और आप देखेंगे कार्नेटिक एरिया के अंदर, जो भी कार्नेटिक एरिया है, यहीं पर आप देखेंगे ये रहा पौंडीचेरी, ये रहा कैरिकल, ठीक है, तो यहीं पे सब कुछ है। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक इनका माही है, समझ में आ रहा है, और इधर ही कहीं यानोन है। ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे तो अपन देखेंगे ऊपर जाके चंदौड़ नगर आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने जब एस्टेब्लिशमेंट करे तो इनको बहुत प्रॉब्लम होगी, और इनका जो होगा ये कार्नेटिक वार के रीजंस क्या होंगे ये मैं बताऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, कार्नेटिक जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे तो कार्नेटिक के अंदर ये सब चीजें होंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कार्नेटिक मतलब समझे, कार्नेटिक का जगह का नाम है। फर्स्ट कार्नेटिक वार कहाँ होगा, ऑब्वियसली इंडिया में होगा। सेकंड कार्नेटिक वार भी होगा, थर्ड, क्योंकि कार्नेटिक खुद इंडिया में है। अब है ना, जो भी अपन पढ़ते हैं, जैसे वार जो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी अपन बैटल पढ़ते हैं, तो उसका बच्चों 2 चीजें होती है उसके अंदर, है ना, बिल्कुल ध्यान सुनना, ये बिल्कुल लास्ट तक काम आएगा तुम्हारा 1947 तक। ठीक है, तो यहां पर ही समझना कि 2 चीजें होती हैं। 2 चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है, एक होता है बैकग्राउंड, और जिसको अपन बोलेंगे कि भाई बिगर कॉज। बिगर कॉज क्या है, बिगर कॉज कोई भी मूवमेंट पढ़ोगे ना तुम आगे चलकर, जैसे अगर मान लो बांग्लादेश एंटी पार्टीशन मूवमेंट पढ़ा, तो उसका पहले अपन एक कॉज पढ़ेंगे, बिगर कॉज, जो मेन रीजन है भाई, जो मेन रीजन है। ये ऐसा मेन रीजन, एक तरह से बारूद है, बारूद। बारूद धीरे 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 बनता जा रहा है। कि भाई तुमने किसी को, मान लो किसी को क्या कहा, जैसे ऐसे मान लो कि तुम किसी, एक फ्रेंड है तुम्हारा, ठीक है, तुम उसको हमेशा छेड़ते रहते हो, छेड़ते रहते हो, छेड़ते रहते हो, वो बारूद बनता जा रहा है।
एक दिन जाके फट जाएगा। कोई एक पॉइंट पे तुमने छेड़ दिया जो पॉइंट लड़ने का भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल, तो पूरा का पूरा जो अंदर का था वो निकल कर आ गया और उनको उसने एक दो थप्पड़ रसीद दी, है ना, ऐसा होता है। तो ऐसे ही हम देखेंगे हर एक इवेंट का, कोई भी इवेंट जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमको बहुत सारे इवेंट पढ़ने हैं। इवेंट मतलब कुछ भी, अगर 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कोई भी मूवमेंट हो गया, है ना, कि अगस्त क्रांति हो गई, या फिर ये जो होता है अपना ये रोलेट एक्ट हो गया, ठीक है, सत्याग्रह हो गया, रोलेट सत्याग्रह हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, जो सारे मूवमेंट्स हुए हैं, उन सभी मूवमेंट्स के अंदर ये जो अपना साल्ट सत्याग्रह हो गया, ये जो है इन सब के अंदर बैकग्राउंड अपन को पढ़ना पड़ेगा। इंडिगो सत्याग्रह हो गया, ये सब चीजें अपन को पढ़नी पड़ेंगी। उसके अंदर इसी अप्रोच से आप पढ़ोगे तब जाकर आपको, एक तो था बड़ा रीजन, बिगर रीजन, बिगर कॉज क्या था? बिगर कॉज ये था कि भाई देखो मद्रास के ऊपर सुप्रीमेसी चाहिए। एक होता है ट्रिगरिंग इफेक्ट। ट्रिगर क्या करा भाई? ट्रिगरिंग इंपैक्ट क्या हुआ, कि ट्रिगरिंग इवेंट क्या हुआ? भाई क्या चीज ट्रिगर कर गई? बारूद तो था, पर उस वक्त क्या हुआ ऐसा, चिंगारी क्या लगी, वो ट्रिगरिंग इवेंट होता है। ये ट्रिगरिंग इवेंट नहीं होता। इस ट्रिगरिंग इवेंट ने क्या करा, सिर्फ चिंगारी लगे, बारूद तो फैला ही हुआ था, किसी ना किसी दिन तो फटता ही, 10 साल बाद फट जाता। पर ट्रिगरिंग इवेंट का मतलब कि ट्रिगर हो गया वो चीज, कुछ ऐसा हुआ कि वो चीज ट्रिगर हो गई कि हाँ ठीक है, फिर लड़ने लग गया आपस में। दिस क्लियर टू एवरीवन, है ना? तो बैकग्राउंड आप देखेंगे, बैकग्राउंड इज अ बिगर कॉज, ठीक है। और ट्रिगरिंग इवेंट क्या है, उस वक्त जो हुआ हुआ इंपैक्टफुल एक चीज हुई, उसके कारण ट्रिगर हो गया। लड़ना तो था ही इनको, भरे तो बैठे हैं ये पहले से, भाई लड़ेंगे। और इनकी तो लड़ाई पुरानी है, सदियों पुरानी है, सनातन काल से चलती आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यूरोप के अंदर लड़ते थे। तो पहला कांड है, इनको बस रीजन चाहिए होता है कि भाई कोई रीजन तो ना, कोई पूछे कल को स्टीवन क्यों लड़े, ऐसे लड़ लिए मुझे, रीजन तो होना चाहिए। रीजन ये था, बड़ा रीजन जो है वो ये है कि मद्रास के ऊपर भाई हम सुप्रीमेसी करेंगे। और इंग्लिश ये चाहता है कि अगर हम मद्रास के इधर से यहाँ से निकले ना, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इंग्लिश इज फाइटिंग फॉर द एग्जिस्टेंस, और ये भी एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहे हैं कि मद्रास के ऊपर हम कैप्चर कर लिए एक बार मद्रास को, तो ब्रिटेन वाले कहीं नहीं रहेंगे। दोनों के दिमाग चल रहे हैं अपने। मद्रास मतलब क्या है? मद्रास का मतलब ये है आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, ये केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, ये सारे सारे एरिया मद्रास के अंदर आ रहे हैं। तो अब हम समझते हैं पहला कार्नेटिक वार क्या है। पहला कार्नेटिक वार, दूसरा, तीसरा, तीनों का जो बिगर रीजन होगा वो ये होगा कि सुप्रीमेसी ओवर द मद्रास। पर इनके ट्रिगरिंग इवेंट आपको समझ में आने चाहिए, जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पर यूरोप के अंदर कुछ हो रहा था। बिल्कुल ध्यान सुनना, यूरोप के अंदर कुछ हो रहा है। और यूरोप के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। सुनना, ऑस्ट्रिया कंट्री। अब बिल्कुल ढंग से पढ़ना। देखो अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम, और अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे से ऊपर हो गया हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, पर फिर भी तुमको बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं हो रही होगी, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। जिसको तुमने बोरिंग सब्जेक्ट बना रहा है कि सर हम वो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, हिस्ट्री हो जाता है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मिथ जो है अपने दिमाग में से हटाओ। आपको अपने दिमाग को बार बार डायरेक्शन देनी पड़ेगी। हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बस पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि 2-3 घंटे तक लगे रहे हैं, स्लाइड ही स्लाइड दिखाए जा रहे हैं, कुछ वो नहीं हुआ, तो फिर नहीं हो पाएगा चीजें, फिर तो बोरिंग होगी। इवेंट्स है, इवेंट्स के अंदर हर एक के अंदर कहानी है भाई। इससे इंटरेस्टिंग कोई चीज हो सकती है हिस्ट्री से? सोच कर देखो, हर एक चीज में कहानी। कहानी पढ़ते हुए कितना मजा आता है, वैसे तुम पढ़ोगे हिस्ट्री को। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर क्या है, यूरोप के अंदर एक कंट्री है दैट इज नोन एज ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया के अंदर क्या हो रहा है? ऑस्ट्रिया के अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है। ऑस्ट्रिया के अंदर क्या है, एक इंपॉर्टेंट राजा था, वो मर गया। अब उसके बेटे लड़ रहे हैं, प्रिंस 1 और प्रिंस 2, कि मैं राजा बनूंगा, और प्रिंस 2 कह रहा है मैं राजा बनूंगा। वहां चल रहा है ये काम। कहां पे? ऑस्ट्रिया के अंदर। समझ आ रहा है? तो ऑस्ट्रिया के अंदर अगर यहाँ पर काम चल रहा है, वहां पर लड़ाई चल रही है, ठीक है, और प्रिंस 1 को सपोर्ट कर रहा है मान लो ब्रिटेन। ब्रिटेन कह रहा है हम प्रिंस 1 के साथ हैं। और प्रिंस 2 को सपोर्ट कर रहा है कौन? फ्रांस। और ये यहां पर लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहां पर लड़ाई स्टार्ट हो गई। क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, भारत के अंदर नहीं, भारत के अंदर नहीं, और यूरोप के अंदर हो रहा है, भारत से हजारों मील दूर। यूरोप के अंदर एक ऑस्ट्रिया नाम की कंट्री है, वो क्या कर रही है, वो उसके अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है।
एक प्रिंस बोल रहा है कि इनके पिताजी मर गए, प्रिंस वन बोल रहा है कि मैं राजा बनूंगा, प्रिंस टू बोल रहा है मैं राजा बनूंगा। प्रिंस वन को सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन और प्रिंस टू को सपोर्ट कर रहा है फ्रांस, और दोनों के अंदर प्रिंस वन और प्रिंस टू के अंदर लड़ाई होती है, और ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर उनको तो मौका चाहिए, वहां पे लड़ लेते हैं। अब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को घूंसे मार रहे हैं वहां पर, समझ में आ रहा है? इतने में नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ा एक थिएटर चल रहा है, लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारत के अंदर ब्रिटेन वाले हैं और फ्रांस वाले हैं ना भारत के अंदर, ये भी एक्साइटेड हो जाएंगे, बोले इसने मेरे पापा को मारा वहां पर, मेरे पापा लड़ रहे हैं वहां पर, मेरे पापा मर गए, ये आपस में लड़ लेंगे यहाँ पर। ये रीजन है, समझ में आ रहा है? अब ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए सर, ऑस्ट्रिया के अंदर हो रहा है तो ये यहाँ पर क्यों लड़े, क्योंकि इनको लड़ना था इसलिए लड़े, क्योंकि यहाँ पर इनको सुप्रीमेसी चाहिए मद्रास के ऊपर, मेन कारण तो वो है। बहाना मिल गया इनको, वहां पर पिताजी लड़ रहे हैं, यहाँ पर हम लड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा इसका रीजन, इमीडिएट कॉज होगा, जो ट्रिगरिंग इफेक्ट है वो ये है, और जो बड़ा वाला कॉज है वो तो सुप्रीमेसी ऑफ मद्रास है। तो इमीडिएट रीजन ये है, इन 1740 यूरोप वाज एंटेंगल्ड इनटू द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। यूरोप के अंदर ऑस्ट्रियन सक्सेशन की कुछ कंट्रीज, एक प्रिंस वन को कुछ, तो सिंस फ्रांस एंड ब्रिटेन वर ऑन द अपोजिट साइड, ए कंटेस्ट वाज इनएविटेबल बिटवीन द फ्रांस एंड ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस इन इंडिया आल्सो। वहां पर भी इनको मिल गया और वहां पर भी ये लड़ाई करने लगे। अब आपने देखा होगा कि ब्रिटेन जो है ना, जब भी किसी से लड़ाई करता है, या फिर ये जो बाहर के लोग जो है ना ये लड़ाई करते हैं ना, तो ये लड़ाई ऐसे नहीं कि एक बार वंस फॉर ऑल, नहीं, ये आपस में लड़ाई ऐसे करते हैं कि मान लीजिए ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई चल रही है, या फिर ब्रिटेन की किसी से भी चल रही है, हैदराबाद से चल रही है, किसी से भी चल रही है, ब्रिटेन किसी से भी लड़ रहा है, तो ये पहले ना लड़ाई करके देखेगा भाई ये दुश्मन है कैसा अपना, उसको समझना पड़ेगा। समझने के लिए लड़ते हैं, पहला बैटल जो है वो समझने के लिए, जो दुश्मन की कमजोरी क्या है, दुश्मन की ताकत क्या है। और जैसे हारने लगेंगे, अरे भाई भाई ट्रीटी कर लो, भाई ट्रीटी कर लो, ट्रीटी कर लो। जैसे हैदराबाद के अंदर उन्होंने ट्रीटी करी, उनको लगा हैदर अली ने सबसे मिलके नवाब को लिगाया उधर से, ठीक है, और हैदर अली ने मराठास को लिया अपने साथ और सबको लेके मारा इनको, पूरी ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर को पता लगा भाई ये इनका नवाब ये अकेला नहीं है, ये हैदर अली के पास तो ये सब है, ठीक है, ये मराठास भी हैदर अली के साथ है, नवाब भी हैदर अली के साथ है, ये सब मिलकर मारेंगे, और ये खुद तो निजाम है ही, तीनों मिलकर मारेंगे। तो उनकी समझ में आ गया पहले बैटल के अंदर कि भाई ये इसकी ये ताकत है, कभी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, साहब उनको माफ कर दो, हम तो ऐसे ही हैं, गरीब आदमी थे, हमको तो क्या पता था आप इतने बड़ा आदमी, हमने आपके थप्पड़ मार दिया, साहब माफ कर दो, माफ कर दो। बोले ठीक है चलो, बड़ा आदमी है, बड़ा दिल है, माफ माफ कर दिया, अब तैयारी कर लो भाई दूसरे बार के लिए। क्यों? आप कमजोरी उमजोरी पता लगे, लिख लो कौन कौन है इसके साथ। तब वो हैदराबाद जो थे ना, उनके अंदर मराठास इनके साथ थे, मराठास को फोन को, मराठास हम तुमको ये दे देंगे, हमारे साथ इस बार आना मत उसके साथ, हैदर अली के साथ। पर नवाब है, नवाब के वो फोन वो सबको फोन करके अपनी साइड कर लिया, बोले अब लड़। कब आ गए? बोले कल को तो तू सॉरी मांग रहा था। बोले अरे वो तो मेरी चाल थी, अब लड़। फिर लड़ा तो उसने बोला कि हाँ भाई आ जाओ, बोले नहीं आ रहे। तब फिर टीपू सुल्तान लड़ेंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर टीपू सुल्तान, ऐसे करते थे हमें, मतलब हमेशा पहला जो बैटल है वो तो हमेशा ट्रीटी में ही खत्म होगा, हर बैटल में कोई ना कोई ट्रीटी होगी। तो जब ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे हैं आपस के अंदर, तो ये वंस फॉर ऑल नहीं लड़ रहे, इनके दिमाग में है कि एक बार देख लेते हैं, आजमा लेते हैं एक दूसरे को। तो आजमाएंगे, और इंग्लिश और फ्रांस जो होंगे वो यहाँ पर लड़ेंगे। स्टार्टिंग में फ्रांस थोड़ा सा पावरफुल बनेगा और इंग्लिश को बुरी तरह मारेगा, फिर ये दोनों पावरफुल, ये पावरफुल बनेंगे, इनको मारेंगे, और इंडिया के अंदर ये बैटल चलता रहेगा। अब बात इंडिया से रिलेटेड ही नहीं है, बात का है यूरोप के अंदर एक ऑस्ट्रिया कंट्री है, उसके अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया, वहां पर वो एक सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये आपस में यहाँ पर नीचे अपने आप लड़ने लग गए, और लड़ते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, कोई कन्विंसिंग कोई चीज हो ही नहीं रही, ना उधर हो रही है यूरोप के अंदर। तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा, वहां पर एक ट्रीटी साइन कर लेंगे लास्ट के अंदर, एशला शेफल, ठीक है, एशला शेफल ट्रीटी साइन करेंगे, पर वो रिलेटेड उसकी थी कि भाई ये प्रिंस बनेगा, ये होगा वो होगा, वो अपने काम की नहीं। पर ये है कि फर्स्ट वार जो होगा, कार्नेटिक वार जो स्टार्ट हुआ, तो फ्रेंच सक्सेड इन चेकिंग इंग्लिश एंड ह्यूमिलिटेट एट सेवरल प्लेसेस, बट नाइदर ऑफ टू कुड डिफीट अदर कन्विंसिंगली, और वार एंडेड विद अ ट्रीटी इन 1748 नोन एज एक्सले, और उन्होंने इस वार के अंदर मद्रास की काफी चीजें ले ली थी, है ना, फ्रांस ने, ठीक है, तो वो वापस ब्रिटेन को दे देंगे, रिस्टोर कर देंगे। दोनों एक दूसरे को समझ गए कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब दूसरे वार के अंदर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन 1748 द ट्रीटी ऑफ एक्सले ended the war in the Europe, and this also restored the peace between the France and England.
है ना। एक्चुअली शेफल कहाँ पर हुई है ट्रीटी? वहां पर साइन हुआ, ऑस्ट्रिया के अंदर, यूरोप के अंदर। और यहाँ पर ही आ जाएगा स्टेटस को। और विद दिस ट्रीटी मद्रास वाज रिस्टोर्ड टू द इंग्लिश। इंग्लिश को मद्रास रिस्टोर हो जाएगा। मद्रास के अंदर जो भी थे, जो भी चीजें उन्होंने ली थी, कैप्चर की थी, वापस से वो इंग्लिश को दे दी। पता था, क्योंकि नहीं कर पाएंगे, लड़ते रहेंगे, फिर एक दूसरे को मारते रहेंगे, मरते रहेंगे, युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फिर ट्रीटी साइन कर ली। ट्रीटी उसने बोला, देख भाई मद्रास अपना है, मद्रास दे दे तू, मेरे को और तेरे से कुछ नहीं चाहिए फ्रांस। यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है यार, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी आराम से रख, मद्रास मेरे को दे दे। हम लोग देखोगे फ्रांस का एस्टेब्लिशमेंट पौंडीचेरी के अंदर बहुत ज्यादा था। पढ़ेंगे उसके बारे में, समझेंगे चीजें, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक ट्रीटी ऑफ एक्चुअल शफल समझ में आ गई। अब इसको याद रटो, बता भी रटवा मैं दूंगा तुमको लास्ट के अंदर कि कौन से कार्नेटिक वार में कौन सी ट्रीटी हुई, ये मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ट्रिक से बता देंगे, राइट। अब यहाँ पर देखो, एक कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ। यहाँ पर जो फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे ना, एक इंसान है, एक पर्सनैलिटी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो एक बहुत ही बड़े डिप्लोमेट थे। सर डिप्लोमेट, डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी इन द क्लास? व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लोमेट? व्हेन यू आर सेइंग डिप्लोमेट, तो डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेट बनना है ना, तो मतलब तो बताओ, बताओ अभिषेक, डिप्लोमेट से क्या समझते हो इस वर्ड से? सर डिप्लोमेट जनरली जो मतलब कन्वर्सेशन के थ्रू चीजों को सॉल्व करने पे ज्यादा वो रहा है, या मतलब अपनी परिस्थिति के अनुसार रिएक्ट करना सर। अपनी परिस्थिति के अनुसार रिएक्ट करना है ना, ऐसे समझ सकते हैं। डिप्लोमेट क्या है कि मतलब डिप्लोमेसी कर रहा है एक तरह से। डिप्लोमेसी करने का मतलब क्या है कि हर चीज को समझते हुए और फिर डिसीजन ले रहा है, ना किसी को नाराज कर रहा है, ना किसी को इस तरह से कर रहा है ना। एक सिंपल डिप्लोमेट, इस तरह की डेफिनेशन अपन इसके अंदर मान सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ ये डिप्लोमेट की डेफिनेशन अभी इस स्पेस एंड टाइम में करेक्ट है। यहाँ का डिप्लोमेट मतलब पता है क्या था उस टाइम का? यहाँ के स्पेस एंड टाइम में डिप्लोमेट पता है किसको कहते थे? एक आदमी जो बहुत ही चालाक हो, चालाक लोमड़ी, बहुत ही श्रूड हो, बहुत ही कनिंग हो, ठीक है। वैसा आदमी जो होगा ना, उसका नाम, उसको डिप्लोमेट कहते थे पहले। मतलब वहां का डिप्लोमेट मतलब ये है। तो ये बहुत ही बड़े डिप्लोमेट होने का, बहुत ही चालाक आदमी था, है ना। जैसे आप कहेंगे कि एस जयशंकर है, उनको चालाक नहीं कह पाएंगे, आप कहेंगे बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट है। पर यहाँ पर चालाक, चालाक का मतलब चालाक है, श्रूड है, और इस तरह का आदमी है ना। तो ये जो था ना, डुप्ले, डुप्ले, ये डुप्ले फर्स्ट वार में बहुत ज्यादा, इसके अंदर क्या हुआ, इसको बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अब क्यों फेमस हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मेरे को इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा। अब क्या होता है कि एक वार के बीच के अंदर कुछ चीज होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रांस के शिप्स को कैप्चर करने लग जाते हैं। फ्रांस के जो भी शिप है, सारे शिप को कैप्चर करने लग जाते हैं। फ्रांस वाला क्या करता है, डुप्ले फोन करता है किसको, एक आरकोट रीजन भी है इधर, है ना, इधर एक आरकोट रीजन भी है। आरकोट को, आरकोट के जो नवाब होते हैं ना, उनको फोन करता है ना, आरकोट का नवाब उनको फोन करता है। उनका नाम है अनवर्दी खान, है ना, अनवर, अनवरुद्दीन खान, अनवरुद्दीन खान, ठीक है। उनको फोन करता है और आरकोट के नवाब से ऐसे बोलता है कि नवाब, ये हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैप्चर करे जा रहे हैं कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर, आप हमारी हेल्प करें। अब आरकोट के नवाब के पास पहले ही फोन आ गया था, किसका, ब्रिटेन का। बोले तुम्हारे पास उसकी घंटी आई है, अभी हम मार रहे हैं, उनको मारने जा रहे हैं, घंटी आई है, तो एक काम करना, उनको कह देना कि हाँ ठीक है, देख लो यार तुम लोग, ये अभी मैं बिजी हूँ, इस तरह का कुछ टाल देना। मतलब तुम इंटरफेयर मत करना, पहले ही ब्रिटेन ने इस तरह से आरकोट के नवाब को बोल दिया था, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये मैं तुमको सेकंड उसकी भूमिका बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आएगा तुम्हें अभी धीरे धीरे। आरकोट के नवाब को पहले से ही ब्रिटेन वाले ने बोला था, भाई उसका फोन आएगा, यार फोन उठाना, गलती से उड़ गया तो ऐसे बोल देना यार, ठीक है देख लेना यार तुम लोग। तो फ्रांस वाले जो होंगे ना, यहाँ पे इनके, तो इसको पता चल जाएगा डुप्ले को, ये बात कि इनको पता चल जाएगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये लुक, ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है अच्छे से। और डुप्ले क्या करेगा, डुप्ले यहाँ पर जाकर मद्रास के अंदर जाएगा, ठीक है, मद्रास में जाएगा, मद्रास के अंदर ही, ठीक है। वहां पर क्या करेगा कि ब्रिटिश की कंपनी वालों को सबको बंदी बना देगा, पूरे भाई साहब। और आपने एक नाम सुना होगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भी बंदी बना लेगा डुप्ले, ठीक है।
जब रॉबर्ट क्लाइव को ये बंदी बनाया, रॉबर्ट क्लाइव एक छोटा सा आदमी, क्लर्क टाइप का आदमी था उसको, सबको ये बंदी बना लेगा। अब इनको लगेगा आरकोट के नवाब को, ब्रिटेन वाले फोन करेंगे, भाई साहब वहां पे हमको बंदी बना लिया, प्लीज यार बचा। तो आरकोट का नवाब बोलेगा ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर अपने 10,000 सैनिक लेकर जाएगा, 10,000, फ्रांस से लड़ने के लिए। और फ्रांस के पास वो डुप्ले थे, और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 500 सैनिक है। और यहाँ पे वो इतने कनिंग थे, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इनको हरा देंगे, नवाब ऑफ आरकोट को हरा देंगे। सर क्या बात करो सर, 500 लोग ने 10,000 लोगों को हरा दिया, यस। और यहां से डुप्ले के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैं यहाँ के नवाबों को हरा सकता हूँ। तो फर्स्ट वार, कार्नेटिक वार जो है, वो एंड तो हो गया था ट्रीटी ऑफ एक्चुअली शेफेल के अंदर, ठीक है। और उसको ज्यादा कोई इम्पैक्ट भी नहीं है कि उसके ऊपर इस तरह का, पर यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट फ्रांस का हो जाएगा वो बहुत ज्यादा अच्छा वाला एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, पाँव जमा लेगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने पाँव कदम ने गाड़ दिए उसके अंदर, और उसके अंदर डुप्ले तो हीरो बन गए। समझ में आया? तो ये चीज भी अपन को याद रखना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, द वार बिगिंस, एक्स्ट्रा बिट्स बता रहे हैं इसके अंदर, वार बिगिंस विद द ब्रिटिश फ्लीट अराइव एट कोरोमंडल कोस्ट, दे स्टार्ट कैप्चरिंग फ्रेंच शिप, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले रिक्वेस्टेड नवाब ऑफ आरकोट अनवरुद्दीन खान, ठीक है, फॉर इंटरफेरेंस। इस नाम को याद रखना क्योंकि ये आने वाले समय में ये नाम इंपॉर्टेंट होने वाला है सेकंड कार्नेटिक वॉर के अंदर। फॉर इंटरफेरेंस बट द नवाब डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उसने फोन ही नहीं उठाया। फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास एंड imprisoned ब्रिटिश कंपनी सर्वेंट्स इंक्लूडिंग रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। टू रिकैप्चर मद्रास, नवाब ऑफ आरकोट सेंट ट्रूप्स टू फोर्ट सेंट जॉर्ज, बट द फोर्सेस ऑफ नवाब वर डिफीटेड बाय द फ्रांस। और 10,000 लोगों के ऊपर 500 लोगों का। और यहाँ से डुप्ले जो हो जाएंगे वो हीरो बन जाएंगे। ठीक है, डुप्ले के बारे में हम और भी पढ़ेंगे, बिकॉज डुप्ले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सेकंड कार्नेटिक वार अब हम पढ़ेंगे, और फिर हम थर्ड कार्नेटिक वार पढ़ेंगे, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अभी आपकी लाइव क्लास है 11 बज के 30 मिनट पर, करंट अफेयर्स की, उसके सबको अटेंड करना। और आज क्लास जो होगी वो 7 PM पे, एग्जैक्ट 7 PM पे मैं स्टार्ट कर दूंगा आपकी जो क्लास है, और 7 से 8:30 1.5 घंटा वहां पर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अपन, अपना मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम पढ़े उतना ही जितना भी समझ में आ रहा है, पहला पॉइंट तो ये है, और पढ़े उसको क्लास के अंदर ही रिवाइज कर दें, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एक बार इन सबको चीजों को रिवाइज कर लेना, ठीक है। इससे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं। ये भी अपन डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, डीप के अंदर ही पढ़ रहे हैं ये भी अपन, ठीक है। तो ये जब पढ़ लो एक बार, तो एक बार रिवाइज कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो शाम की क्लास के अंदर पूछ। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। सभी बच्चे लाइव क्लास अटेंड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक है।